नमस्कार बच्चों, आइए अपनी एनसीईआरटी जंप प्लस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज इवोल्यूशन करते हैं, जो कि नीट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक या दो सवाल आते हैं, एक सवाल उसमें से एनसीईआरटी जंप प्लस से जरूर आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर। पूछा गया है कि बताइए इसमें से एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर में कौन आते हैं। तो लेप्टोप्टेरा, लाइकेन, लाइकोपोडियम। तो जो लाइकेन होते हैं ये एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी अगर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे लाइकेन ग्लो नहीं होंगे। अगर लाइकेन ग्रो नहीं होंगे तो वहाँ पे पता चलता है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी आंसर सही हो जाएगा। अगर हम लाइकोपोडियम की बात करें तो लाइकोपोडियम क्या है? टेडोफाइट है, ये आपको याद रखना है। लेप्टोप्टेरा क्या है? इंसेक्ट है। तो पहले का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। दूसरा है द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेट दैट। कह रहा है जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी आई थी क्या बताई थी? तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी ये बताई थी कि जो ओरिजिन हुई है, जो लाइफ एराइज हुआ है, वो नॉन लिविंग सब्सटेंस से एराइज हुआ है। तो जो हमारा पहला है कि लाइफ एराइज फ्रॉम लिविंग फॉर्म ओनली, ये कह रहा है जीवन की शुरुआत जो है लिविंग फॉर्म से हुई है, जीवन जिंदा लोगों से हुई है। लाइफ कैन एराइज फ्रॉम बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, कह रहा है कि लाइफ की शुरुआत जो एराइज हुई है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से हुई है। तीसरा है लाइफ कैन एराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली, एक रहा है कि लाइफ जो है एराइज हुई है नॉन लिविंग थिंग्स से, नॉन लिविंग वस्तुओं से, सड़ी गड़ी वस्तुओं से। और चौथा है लाइफ एराइज स्पॉन्टेनियसली, लाइफ अपने आप एराइज हुई है, नाइदर फ्रॉम लिविंग नॉन लिविंग, ना ये लिविंग से एराइज हुई है ना नॉन लिविंग से एराइज हुई है, अपने आप एराइज हुई है। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी ये कहती है कि जो लाइफ हुई है, एराइज हुई है, ये सड़े गड़े मैटर से एराइज हुई है, जैसे स्ट्रा हो गया, मड हो गया। तो ये लिखा लाइफ कैन एराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। तो जो हमारा आंसर होगा वो सेकंड का सी आंसर सही हो जाएगा। एक सवाल यहाँ पूछा जाता है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव किया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम आर द एग्जाम्पल। आप पूछा गया कि बताइए एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है हमारे आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। तो एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम आर द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो तीसरे का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस फॉर इवोल्यूशन रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, होमोलॉगस, फॉसिल, एनालॉगस। तो फॉसिल जो है ये जो होते हैं ये पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस फॉर इवोल्यूशन में रेफर होते हैं। तो फॉसिल का मतलब क्या होता है कि जो है पैलेंटोलॉजिकल स्टडी में आ जाते हैं। तो चौथे का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है द बोन ऑफ फोर लिंग ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड मैन आर द सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज। ये कह रहा है कि जो फोर लिंग व्हेल की होती है, बैट की होती है, चीता की होती है, मैन की होती है, इनके स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं। क्यों? वन ऑर्गेनिज्म हैज गिव राइज टू अनदर, दे शेयर ए कॉमन एंसेस्टर, क्योंकि इनके एंसेस्टर कॉमन होते हैं। तो बी आंसर हमारा सेम हो जाएगा, क्योंकि इनके एंसेस्टर जो होते हैं ये कॉमन होते हैं। तो पाँचवें का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, क्योंकि इनके फंक्शन सेम होते हैं। दे हैव बायोकेमिकल सिमिलरिटी। तो जो हमारा आंसर था, क्योंकि इनके एंसेस्टर जो है सेम होते हैं इसलिए इनके सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं। तो पाँचवें का बी आंसर सही था। अगला है एनालॉगस ऑर्गन एराइज ड्यू टू, एनालॉगस ऑर्गन एराइज होते हैं ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, आर्टिफिशियल जेनेटिक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो एनालॉगस ऑर्गन एराइज होते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से। आइए होमोलॉगस और एनालॉगस क्या होते हैं समझ लेते हैं, जो कि हमारे नीट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लाइकेन आर कैन बी यूज्ड एज एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन एरिया दैट आर पॉल्यूटेड। जो एरिया पॉल्यूटेड होते हैं उसमें लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं, और ये इंडिकेट होता है कि यहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है। लाइकोपोडियम हमने बताया था टेडोफाइट है, और लेप्टोप्टेरा क्या थे? इंसेक्ट थे। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या कहती है? लाइफ केम आउट ऑफ डिकाइंग एंड रोटेटिंग मैटर लाइक स्टाइन मड। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी कहती है कि सड़ी गली वस्तुओं से जो होते हैं लाइफ एराइज होती है। इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया था लुईस पास्चर ने, ये आपको याद रखना है। अभी हमने कहा होमोलॉगस और एनालॉगस के सवाल कराए थे, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जितने एग्जाम्पल इतने आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे के सारे एनसीईआरटी से हैं। तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर कौन सी इवोल्यूशन में आते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो आप इसको HD से याद कर सकते हैं। H क्या है? होमोलॉगस स्ट्रक्चर है। इवोल्यूशन क्या है? डाइवर्जेंट है। इसमें क्या होता है? कॉमन एंसेस्टर, एंसेस्टर जो होते हैं कॉमन होते हैं, डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो होमोलॉगस की इतनी चीज़ याद रखना है कि होमोलॉगस क्या है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, एंसेस्टर कॉमन होते हैं लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट होता है। इसके ये एग्जाम्पल हैं जो कि आपको याद रखने हैं। जैसे क्या है? बोन ऑफ फोर लिंग ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड मैन या ऑल मैमल। ये पूछा जाएगा कि बताइए बोन ऑफ फोर लिंग व्हेल, बैट, चीता के हैं, ये होमोलॉगस है कि एनालॉगस है कि डाइवर्जेंट है कि जो है कन्वर्जेंट है। तो ये आपको याद रखना है, ये सारे के सारे क्या हैं? होमोलॉगस में आ जाएंगे। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फाइलेजन इन देयर फोर लिम्ब। तो ये भी एग्जाम्पल किस में आ जाएंगे? होमोलॉगस में आ जाएंगे। वर्टिब्रेट, हार्ट या ब्रेन, ये किस में आ जाएंगे? होमोलॉगस में आ जाएंगे। प्लांट की बात करते हैं
तो प्लांट के थोर्न टेंडिल ऑफ बाउगेनविलिया एंड कुकुरबिटा ये किस में आ जाएंगे, होमोलॉगस में आ जाएंगे। प्रोटीन एंजिन किसके एग्जाम्पल हैं, होमोलॉगस के हैं। तो ये आपको याद रखना है। एनालॉगस क्या होते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होते हैं। इनमें क्या होता है, फंक्शन सेम होता है लेकिन इनकी ओरिजिन क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसके एग्जाम्पल क्या है, बिंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल। ये पेपर में दे देगा कि बिंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड किसके एग्जाम्पल हैं, एनालॉगस में हो जाएंगे। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल किसके, एनालॉगस हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते ही हैं। फेलिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन किसके आ जाएंगे, एनालॉगस। स्वीट पोटैटो क्या है, रूट मॉडिफिकेशन है, जबकि पोटैटो क्या बात करें तो स्टेम मॉडिफिकेशन। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, एनालॉगस के हैं। तो अगर स्वीट पोटैटो में रूट मॉडिफिकेशन होता है जबकि पोटैटो में स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, ये आपको याद रखना है। डॉग फिश एंड व्हेल आर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो डॉग फिश और व्हेल जो है ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट इक्वेशन। पूछा कि ये जो इक्वेशन दी गई है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स, बायोमेट्रिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो ये रिप्रेजेंट करती है पॉपुलेशन जेनेटिक्स को। तो हमारा 7वें का ये आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल ऑफ। पूछा गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल है, एडाप्टिव रेडिएशन, ट्रांसडक्शन, प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन जो है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। तो 8वें का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ सो दैट लाइफ फॉर्म हाइड द ट्रेंड ऑफ मूविंग फ्रॉम। कह रहा है जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है ये कहाँ से कहाँ मूव करती है, लैंड से वाटर, यानी पहले ज़मीन थी अब ज़मीन से पानी में जा रहे हैं। तो आप लोग गलत, आपको देख रहे हैं कि हम लोग इस समय कहाँ पे रहते हैं, ड्राई लैंड टू वेट लैंड, फ्रेश वाटर टू सी वाटर, वाटर टू लैंड। तो जो इवोल्यूशन की शुरुआत हुई है ये पहले वाटर, अब वाटर से लोग लैंड पे आ रहे हैं। तो 9वें का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगला है बीबी पैरेटी कंसीडर टू मोर इवॉल्व बिकॉज। जो ओबी पैरेटी और बीबी पैरेटी होते हैं तो ओबी पैरस होते हैं जो अंडे देते हैं और बीबी पैरस मतलब जो बच्चे देते हैं। तो द यंग वन आर लेफ्ट इन दियर ओन, द यंग वन आर प्रोटेक्टेड बाय ए थिक सेल, द यंग वन आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर बॉडी एंड लुकिंग आफ्टर दे आर बोर्न लीडिंग टू मोर चांस फॉर सर्वाइकल। यानी जो बीबी पैरेटी होते हैं ये कहते हैं कि इनके सर्वाइकल यानी जिंदा रहने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि मदर की जो बॉडी है ये इनको प्रोटेक्ट करे रहती है। तो 10वें का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला है फॉसिल आर जनरली फाउंड इन। फॉसिल जनरली कहाँ पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नेस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और एनी टाइप ऑफ रॉक। तो फॉसिल जनरली पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। तो 11 का हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है फॉर द एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम द फ्रीक्वेंट ऑफ एम एंड एन एलील आर 0.7 एंड 0.3 रिस्पेक्टिवली, द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एन ब्लड ग्रुप बेरिंग ऑर्गेनिज्म इन लाइक टू बी। तो ये क्वेश्चन अभी हमने जो बताया हार्डी बीनिंग पर इक्विलिब्रियम वहाँ से सवाल दिया गया है। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर हार्डी बीनिंग पर इक्विलिब्रियम होती क्या है और इसका सूत्र आपको याद रखना है क्योंकि सवाल इसी से आपको लगाना है अभी। तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट इन इक्वेशन यूज इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इस इक्वेशन का यूज हम कहाँ करते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में करते हैं। ये इक्वेशन है क्या, हार्डी बीनिंग इक्विलिब्रियम है। ये कीजिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्डी बीनिंग इक्विलिब्रियम, यानी ये रिएक्शन क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये कौन सी इक्विलिब्रियम किस प्रिंसिपल पे है, तो ये आपको याद रखना हार्डी बीनिंग प्रिंसिपल पे इक्वेशन काम करेगी। क्या कहती है ये हार्डी बीनिंग इक्विलिब्रियम, आइए समझते हैं। दिस प्रिंसिपल से दैट, ये जो हार्डी बीनिंग इक्विलिब्रियम है इसके प्रिंसिपल क्या कर रही है, दैट एलील फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन आर स्टेबल। कह रहा है एलील जो फ्रीक्वेंसी है इन पॉपुलेशन की क्या है, स्टेबल है एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और ये जनरेशन टू जनरेशन क्या है, कांस्टेंट रहेगी। दैट द जीन पूल रिमेन कांस्टेंट। तो P प्लस क्यू इक्वल टू 1 ये क्या है, एलेलिक फ्रीक्वेंसी है। तो पूछा जाएगा एलेलिक फ्रीक्वेंसी क्या है, तो P और Q क्या है, एलेलिक फ्रीक्वेंसी है, और P प्लस क्यू इक्वल टू 1 एलेलिक फ्रीक्वेंसी, यही जनरेशन टू जनरेशन क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1 ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी बताता है। तो अगर ये पूछा जाएगा कि P प्लस क्यू इक्वल टू 1 ये क्या बताता है, तो ये आपको याद रखना है कि एलेलिक फ्रीक्वेंसी बताता है। और P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1 ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी बताता है, ये आपको याद रखना है। P क्या है, P क्या रिप्रेजेंट करेगा, फ्रीक्वेंसी को, Q क्या रिप्रेजेंट करेगा, फ्रीक्वेंसी को, और कैपिटल ये क्या है, एलील है, स्मॉल ये क्या है, एलील है, ये आपको याद रखना है। तो आइए सवाल लगाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ MN ब्लड ग्रुप ये पूछा गया, MN ब्लड ग्रुप यानी जो वहाँ पे PQ था समझ लो वो MN है, इसी आधार पे हम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हार्डी बीनिंग इक्विलिब्रियम हम लगाएंगे P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1। तो P क्या है, P अभी हमने कहा कि P क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। तो P बराबर क्या ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ M एलील। तो P के स्थान पे हम क्या रखेंगे, M को रख लेंगे, ठीक। तो P होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ M एलील
और पी स्क्वायर इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोलॉगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। तो अभी हमने बताया कि पी स्क्वायर क्या होता है, अगर पेपर में पूछा भी जा सकता है कि बताइए पी स्क्वायर क्या होता है। यानी पी और क्यू अगर पूछा जाएगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील हो जाएंगे, लेकिन पी स्क्वायर अगर पूछा जाएगा तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोलॉगस डोमिनेंट इंडिविजुअल में आ जाएंगे। क्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोलॉगस रिसेसिव इंडिविजुअल। यानी पी स्क्वायर होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजागस डोमिनेंट इंडिविजुअल और क्यू स्क्वायर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोलॉगस रिसेसिव इंडिविजुअल। अब ये हमसे पूछा गया है 2pq कितना होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल का ये पूछा गया है। तो आइए सवाल करते हैं। अभी हमने कहा जो हमारी क्वेश्चन थी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। तो हमने कहा पी क्या है, m हो जाएगा। तो पी स्क्वायर के स्थान पे m कितना दिया है, 0.7 का स्क्वायर करेंगे। क्यू के स्थान पे क्या लिखा है, स्मॉल n, तो ये स्मॉल n कितनी दिया है, 0.3 स्क्वायर दे देंगे, प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.49 आ जाएगा, 0.3 का करेंगे तो 0.09 आ जाएगा, प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से 2pq निकालेंगे तो ये आएगा 0.42। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल निकल के कितना आएगा, 42% निकल के आएगा। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है पी क्या होगा, क्यू क्या होगा, 2pq होगा। तो केवल पी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील हो जाएगा, क्यू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील हो जाएगा, और पी स्क्वायर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, और क्यू स्क्वायर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल। और अगर वैल्यू यहाँ पे अगर दे दिया है दोनों का, अगर दोनों का नहीं देता है, मान लीजिए पी की वैल्यू दे देता है 7 और उसके बाद 2pq अगर पूछता है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। तो p का 7 दिया अगर तो प्लस क्यू इक्वल टू 1, तो हम q की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे रख देंगे और हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 42% आएगा। तो 12 का ये आंसर सही है। अगला सवाल है विच टाइप ऑफ सिलेक्शन एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म ऑब्जेक्ट इन मॉथ। डिस्टेंट बुटेलेरिया किस टाइप का जो है सिलेक्शन है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म में, तो ये डायरेक्शनल होता है। ये आपको याद रखना है कौन से टाइप का सिलेक्शन होता है, डायरेक्शनल होता है। तो 13 का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ रिप्रेजेंट इन ह्यूमन इवोल्यूशन। पूछा कि बताइए ह्यूमन इवोल्यूशन का जो है मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन कौन सी है। तो रामापिथकस से होमो हाइब्लेस, होमो हाइब्लेस से होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से होमो सैपियंस। तो हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वो 14 का सी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि रामापिथकस, फिर होमो हाइब्लेस, फिर होमो इरेक्टस और फिर होमो सैपियंस। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिंक स्पीसीज। का एग्जाम्पल क्या है, लो फिश, डोडो बर्ड, सी बीट और चिंपैंजी। तो जो एग्जाम्पल इसका है लो फिश हो जाएगा। लिंक स्पीसीज पूछा गया है कौन सा है, तो लो फिश होता है। तो 15 का ये आंसर सही हो जाएगा। तो ये मैचिंग का सवाल दिया है कि सिर्फ डार्विन, ओपरान, लेमार्क और ये इनके इधर काम दिए हैं। तो डार्विन ने क्या बताया था, इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये का हमारा 4 हो जाएगा। तो केवल एक ही ऑप्शन बी मैच कर रहा है, आप इसी को टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। बाकी ओपरान ने ए बायोजेनेसिस, तो बी का पहला हो जाएगा। लेमार्क ने क्या कहा था कि जो आर्गन हम यूज करेंगे वो डेवलप करेगा, जो यूज नहीं करेंगे वो खत्म हो जाएगा। तो यूज एंड डिसयूज आर्गन, तो सी का सेकंड हो जाएगा और डी का थर्ड हो जाएगा। तो 16 का बी आंसर सही हो जाएगा। इन 1953 स्टैनले मिलर क्रिएटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन इन द लैबोरेटरी एंड गेव एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर ओरिजिन ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। द प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन क्रिएटेड इंक्लूड। ये उस समय के बारे में पूछा गया है कि जब स्टैनले मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो क्या क्या बताए थे। तो इन्होंने क्या किया था, हाई टेम्परेचर लिया था, ये आपको याद रखना है। वोल्केनिक स्टॉर्म, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग, ये याद रखना है। और इसमें गैस कौन सी थी, कार्बन, मीथेन थी और अमोनिया थी। तो 17 का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। टेम्परेचर कैसा लिया था, हाई लिया था, ठीक। एटमॉस्फेरिक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन थी और गैस मीथेन एंड अमोनिया थी, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है वेरिएशन ड्यूरिंग म्यूटेशन ऑफ म्योटिक रिकॉम्बिनेशन आर। जो पूछा गया है म्यूटेशन, वेरिएशन ड्यूरिंग म्यूटेशन ऑफ म्योटिक रिकॉम्बिनेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, रैंडम एंड डायरेक्शनल, स्मॉल एंड डायरेक्शनल, रैंडम, स्मॉल एंड डायरेक्शनल। तो वेरिएशन ड्यूरिंग म्यूटेशन ऑफ म्योटिक रिकॉम्बिनेशन जो होगा रैंडम होगा एंड डायरेक्शन लेस होगा। तो 18 का ये आंसर सही हो जाएगा। आइए बच्चों कुछ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे नीट एग्जाम के लिए, आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। तो अबाउट 15 माया प्राइमेट कॉल्ड ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस वेयर एग्जिस्टिंग। यानी अबाउट 15 माया में ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस क्या थे, एग्जिस्ट कर रहे थे। दे वेयर हेयरी एंड वार लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक वाइल। ये पूछा जाएगा कि बताइए रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस में मैन लाइक ज़्यादातर कौन से मैचिंग कर रहा था, तो ये रामापिथेकस है। तो यहाँ से 2 सवाल पूछे जा सकते हैं कि ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस कब एग्जिस्ट किए, अबाउट 15 माया। दूसरा स्टेटमेंट में दिया जाता है कि मैन लाइक ज़्यादा सिमिलर कौन था लाइक, तो रामापिथेकस थे।
वाइल ड्रायोपिथेकस वाज मोर एप लाइक, लेकिन ड्रायोपिथेकस किससे ज़्यादा थे सिमिलर, एप लाइक से थे। तो मैन से पूछा जाएगा तो रामापिथेकस हो जाएंगे, और एप अगर पूछा जाएगा तो ड्रायोपिथेकस हो जाएंगे। फ्यू फोसिल ऑफ मैन लाइक बोन हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथोपिया, कुछ फोसिल मैन लाइक बोन जो है डिस्कवर हुई इथोपिया एंड टैंजेनिया में। दे रिवोल्यूटेड होमोनियड फीचर लीडिंग टू द बिलीव दैट अबाउट 3 से 4 मैन लाइक प्राइमेट वार्क इन ईस्टर्न अफ्रीका। तो मैन लाइक प्राइमेट जो है वाक पे देखे टहलते हुए देखा गया ईस्टर्न अफ्रीका में 3 से 4 माया में। तो 3 से 4 माया में मैन लाइक प्राइमेट जो वाक कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे, ये आपको याद रखना है, ईस्टर्न अफ्रीका। दे वी आर प्रॉब्ली नॉट टॉलर देन 4 फीट, लेकिन ये 4 फीट से ज़्यादा लंबे नहीं थे। बट वाक अप राइट, लेकिन ये जो है सीधे जो है टहल रहे थे। 2 माया ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ये आपको याद रखना, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कब है, 2 माया में, ये आपको याद रख 2 माया ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। प्रॉब्ली लिव्ड इन साउथ ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, तो 2 माया में कौन से थे, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस थे। ये कहाँ रह रहे थे, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, ये आपको याद रखना है, ये लोकेशन आपको जरूर याद रखना है। 2 माया में कहाँ रहते थे, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। एविडेंस सो दे हंटेड विद स्टोन वीपन बट इजेंसली आर फ्रूट, ये पत्थरों से जो है शिकार करते थे, लेकिन ये फ्रूट को खाते थे। सम ऑफ द बोन अमॉन्ग द बोन डिस्कवर्ड वेयर डिफरेंट, दिस क्रीचर वाज कॉल्ड फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमिनिड एंड वाज कॉल्ड होमो हाइब्लस। तो सबसे पहले अगर ह्यूमन लाइक पूछा जाएगा तो कौन थे, होमो हाइब्लस, ये आपको याद रखना है। तो अगर कभी यह सवाल पूछा जाएगा कि तो बताइए द फर्स्ट बीइंग लाइक होमिनिड ह्यूमन कौन है, तो ये आपको होमो हाइब्लस याद रखना है। द ब्रेन कैपेसिटी वेयर बिटवीन 650 से 800 सीसी, ये आपको याद रखना है कि होमो हाइब्लस की ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, 650 से 800 सीसी, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दे प्रॉब्ली डिड नॉट ईट मीट, लेकिन ये जो है मीट नहीं खाते थे। फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891 रिविलेट द नेक्स्ट स्टेज होमो इरेक्टस अबाउट 1.5 माया, तो होमो इरेक्टस का याद रखना कब है, 1.5 माया, ये आपको याद रखना है। कुछ डिस्कवर जो है फॉसिल डिस्कवर की गई थी जावा में कब, 1891 में, ये आपको याद रखना है। होमो हाइब्लस की ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, 650 से 800 सीसी थी, और होमो इरेक्टस हैज ए लार्ज ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी, और इनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, 900 सीसी थी। होमो इरेक्टस प्रॉब्ली मीट, होमो इरेक्टस जो है ये मीट को प्रॉब्ली खाते थे। द नियंडरथल मैन विद ये ब्रेन साइज ऑफ 1400 सीसी, जो नियंडरथल मैन थे की ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, 1400 सीसी थी। ये कहाँ रहते थे, ये इंपॉर्टेंट, लिव इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख से 40,000 ईयर बैक। दे यूज हाई टू प्रोटेक्ट दियर बॉडी एंड ब्यूरेड दियर डेड, ये जो है नियंडरथल ने अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट किया, और जब कोई मर जाता था तो उसको दफनाने की प्रोटेक्ट जो है शुरुआत यहीं से हुई। होमो सैपियंस अरोज इन अफ्रीका एंड मूव अक्रॉस कॉन्टिनेंट एंड डेवलपमेंट इनटू डिस्टेंस रेस ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन, ये आप याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछाएगा, आइस एज बिटवीन कितनी है, तो 75,000 से 10,000 ईयर एगो, ये आपको याद रखना है। आइस एज बिटवीन कितनी है, 75,000 से 10,000 ईयर एगो। मॉडर्न होमो सैपियंस एरोज प्री हिस्टोरिक का केव आर्ट डेवलप अबाउट 18,000 ईयर एगो, ये आपको याद रखना, ऐसे स्टेटमेंट दिया जाएगा कि प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलपमेंट कब हुआ था, कब से, तो 18,000 ईयर एगो से ये स्टार्ट हुआ है। वन सच केव पेंटिंग बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमन कैन बी सीन एट भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रेजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये नाम केवल आपको याद रखना है, ये नाम पूछा जा सकता है स्टेट का कौन सा है, मध्य प्रदेश में है। एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 ईयर बैक एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड, अगर एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो ये कब से स्टार्ट हुआ है, 10,000 ईयर बैक से स्टार्ट हुआ है। आइस एज कितनी है, 75,000 से 10,000। एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स द रेस्ट ऑफ व्हाट हैपन इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, ये आपको याद रखना है। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए, कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, और मैं पूरी तरह एक्सप्लेन कर दूंगा, और आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। नमस्कार बच्चों।